Hello, friends. Good morning and welcome back for the online classes of literature. Myself, Neeraj Mishra, once again is going to teach literature chapters uh, whose syllabus has already been provided in your offline classes. From today onwards, we are going to start our chapter number 13, A Father's Confession. Okay, so I have sent you the images of this chapter. Those students who do not have books, uh, refer to those images for the reading of this chapter. Okay, so now we are going to start our chapter number 13, A Father's Confession. A Father's Confession. Confession, as you already know, what does confession means? Confession का मतलब होता है कबूल करना. ठीक है, क्लियर है? Okay, so let's start. A father's confession is read by his grown children after burial. They were expecting a standard will, certainly not this. It ate into my mind like a fixed idea, just as cancers must eat into the flesh. It was there, in my head, in my heart, in my whole body. It seemed to me, and it had swallowed me up as a wild beast might have. Okay, the story starts at the place of a burial. We can say where cremation goes on, जहाँ पर लाशों को दफनाया जाता है या फिर हम जिसको कब्रगाह बोलते हैं, कब्रिस्तान, वहाँ पर ये स्टोरी स्टार्ट होती है, नरेट करना स्टार्ट करता है राइटर, जहाँ पर एक फादर का कन्फेशन है. इट मीन्स देयर इज अ लेटर ऑफ कन्फेशन विच इज बीइंग रेड बाय हिज ग्रोन चिल्ड्रन आफ्टर हिज बरियल. ठीक है, तो जो पिता था उसके मरने के बाद उसके द्वारा लिखे गए उसके कन्फेशन को उसके जो बच्चे थे वो पढ़ रहे थे. दे वर एक्सपेक्टिंग अ स्टैंडर्ड विल, सर्टेनली नॉट दिस. और वो इस मतलब एक्सपेक्टेशन में पढ़ रहे थे उस लेटर को. उनको उम्मीद थी कि उस लेटर में कुछ स्टैंडर्ड विल होगा, मतलब उनकी कोई इच्छा ऐसी होगी, मतलब जिससे उनको कोई बेनिफिट मिलने वाला था. लेकिन ऐसा कुछ नहीं था. क्या था उसमें? उसमें लिखा था, इट एट इन टू माई माइंड लाइक अ फिक्स्ड आइडिया, जस्ट एज कैंसर्स मस्ट ईट इन टू द फ्लैश. ठीक है, तो वहां पर कन्फेशन में कुछ ऐसी चीज का डिस्क्रिप्शन था जो कि फादर के पूरे बॉडी को कैंसर डिसीज की तरह से जकड़े हुए था. और उस जैसे कैंसर पूरे बॉडी में फैलता जाता है, ठीक उसी तरीके से वो इंसिडेंट या फिर वो जो उन्होंने किया था, जिस चीज़ के बारे में वो कन्फेस करना चाहते हैं, वो उनके पूरे बॉडी में फैलता चला जा रहा था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई. शायद ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इट वॉज देयर इन माई हेड, इन माई हार्ट, इन माई होल बॉडी. और वो जो क्राइम या फिर जो मैंने किया था, जो फादर ने किया था, वो उनके पूरे बॉडी में था, पूरे हेड में था. मतलब उनके बॉडी के हर एक पार्ट में वो बात एक स्टक कर गई थी. ठीक है, इट सीम टू मी एंड स्वैलोड मी अप एज अ वाइल्ड बीस्ट माइट हैव. मुझे ऐसा लगता है कि उसी बात ने या फिर उसके कर्स ने, जो मैंने गिल्टी की थी या फिर जो मैंने क्राइम किया था, उसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक राक्षस मुझे खाता चला जा रहा है. ठीक है, सो नाउ लेट्स फोकस. लर्निंग लार्क, द हाउस ऑफ लीव्स बर्निंग, 2009 ये एड्रेस है. All Viziers Lirathal had followed the funeral procession of Mr. Bandon Laramins to the grave, and the last words of the funeral oration pronounced by the delegate of the district remained in the minds of all. He was an honest man at least. ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है, मतलब बताया गया है कि all viziers Lirathal had followed the funeral procession of Mr. Bandel Laramins to the grave. विजैर्स लिराथल मीन्स जितने भी विजैर्स, मतलब एक जगह का नाम है जो
वहाँ के लोग, उनके मतलब मिस्टर बैनन के आसपास के जो भी लोग थे, जो उनके रिलेटिव्स थे, सभी ने उनको मतलब फ्यूनरल जहाँ पर हो रहा था, क्रिमेशन प्लेस पर, वहाँ पर ले करके जाते हैं. एंड द लास्ट वर्ड्स ऑफ द फ्यूनरल ओरेशन प्रोनाउंस्ड बाय द डेलीगेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और जो क्रिमेशन सेरेमनी करवाते हैं, उन्होंने उनकी जो लास्ट वर्ड्स थे, ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन एट लीस्ट, ये जो शब्द थे ये सबके दिमाग में, मतलब वही शब्द केवल सबके दिमाग में रह गया था, ये बातें सबको याद हो गई थी. ठीक है. An honest man he had been in all the known acts of his life, in his words, in his examples, his attitude, his behavior, his enterprises, in the cut of his beard and the shape of his hats. He never had said a word that did not set an example, never had given an alms without adding a word of advice, never had extended his hand without appearing to bestow a benediction. He left two children, a boy and a girl. Now listen. जब लास्ट वर्ड जो बोले गए थे कि ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन, तो उसी ऑनेस्टी को यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया कि उनका जो लेवल ऑफ ऑनेस्टी था वो किस हद तक था, किस लिमिट तक था. ठीक है. तो एन ऑनेस्ट मैन ही हैड बीन इन इन ऑल द नोन एक्ट्स ऑफ हिज लाइफ. इट मीन्स कि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया था, ठीक है, उन सारी चीज़ों में उन्होंने ईमानदारी दिखाई थी. किसने? मिस्टर ब्रैंडन लैरेमेंस ने. ठीक है. जैसे कि अपने वर्ड्स में, अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में, एंटरप्राइजेस में, यहाँ तक कि अपनी दाढ़ी भी इस तरीके से वो कट कराते थे कि लगता था कि एक बहुत ही जेंटल पर्सन, कोई एक ईमानदार सा आदमी है. द शेप ऑफ हिज हैट, एक अच्छी सी टोपी लगाते थे. ही नेवर हैड सेड अ वर्ड दैट डिड नॉट सेट एन एग्जाम्पल. उन्होंने कभी ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिसको वो करके दिखा ना सकते हो. ठीक है. नेवर हैड गिवन एन आर्म्स विदाउट एडिंग अ वर्ड ऑफ एडवाइस. कभी भी किसी को डांटा नहीं था, कभी भी किसी को डांटा नहीं. अगर डांटते भी थे तो उसके साथ उनको नसीहत देते थे, सलाह देते थे. नेवर हैड एक्सटेंडेड हिज हैंड विदाउट अपेयरिंग टू बेस्टो अ बेनेडिक्शन. कभी भी उन्होंने अपने हाथ को मतलब दे मांगने के लिए नहीं उठाया था. ठीक है. जब भी अपने हाथों को उठाया तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देने के लिए, जैसे आशीर्वाद देने के लिए. ठीक है. तो उन्होंने अपने हाथों को सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठाया था, कभी किसी के ऊपर प्रहार करने के लिए नहीं उठाया था, कभी किसी को मारा पीटा नहीं था. इट मीन्स ही वॉज अ रियली हॉनेस्ट एंड जेंटल पर्सन. ही लेफ्ट टू चिल्ड्रन, अ बॉय एंड अ गर्ल. उनके दो बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की. His son was consular general and his daughter, having married a lawyer, Mr. Porel de la Volte, moved in the best society of Viziers. ठीक है. उनका जो बेटा था वो एक काउंसलर जनरल था, उनकी जो बेटी थी एक लॉयर से शादी करके, जिनका नाम था पॉरल डेला वोल्ट, वो क्या विजार्स की एक बेस्ट सोसाइटी में चले गए थे. दे वर इनकॉन्सोलेबल एट द डेथ ऑफ देयर फादर फॉर दे लव्ड हिम सिंसियरली. और उनके पिता की मौत के बाद, उनके पिता की मृत्यु के बाद उनको संभालना, उनको सहानुभूति करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था. As soon as the ceremony was over, the son, daughter and son-in-law returned to the house of mourning, and shutting themselves in the library, they opened the will, the seals of which were to be broken by them alone and only after the coffin had been placed in the ground. This was expressed by a notice on the envelope. ठीक है. और जैसे ही सेरेमनी ओवर होती है, जो लड़का था, बेटी थी और जो उनका दामाद था, सन इन लॉ, वो तीनों घर में आते हैं. ठीक है. घर में आने के बाद अपने आप को लाइब्रेरी में बंद कर लेते हैं. उसके बाद जो विल थी, जो लेटर था, उसको ओपन करते हैं. द सील्स ऑफ विच वर टू बी ब्रोकन बाय देम अलोन एंड ओनली आफ्टर द कॉफिन. ठीक है. जब उनकी लाश को दफना दिया गया हो तो उसके बाद ही उस लेटर को खोलना था, और वो भी अकेले खोलना था. प्लेस्ड इन द ग्राउंड, दिस विच वॉज एक्सप्रेस बाई अ नोटिस ऑन द एनवेलप. ठीक है. और ये जो बातें थी वो उस एनवेलप के ऊपर लिखी हुई थी कि इस लेटर को तभी खोलिएगा जब मेरी मौत हो जाए, और आप तीनों लोग अकेले रहिएगा तब, और कोई पास में ना रहे. मिस्टर पॉरल डे ला वोल्ट टोर ओपन द एनवेलप. जो उनके दामाद थे, सन इन लॉ, उन्होंने उस एनवेलप को फाड़ा. इन हिज कैरेक्टर ऑफ अ लॉयर यूज टू सच ऑपरेशन. और ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक लॉयर किसी भी नोटिस को फाड़ता है, ठीक उसी तरीके से उन्होंने किया. एंड हैविंग एडजस्टेड हिज स्पेक्टिकल्स, ही रेड
in a monotonous voice made for reading the details of contracts. इसके बाद अपने चश्मों को थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए एक जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं, जैसे कोई एक वकील पढ़ता है, ठीक उसी तरीके से वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. माई चिल्ड्रेन, माई डियर चिल्ड्रेन. सो तो उन्होंने वकीलों की तरह जैसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं उसी तरीके से उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया. नाउ द कंटेंट्स ऑफ द लेटर. माई चिल्ड्रेन, माई डियर चिल्ड्रेन, I could not sleep the eternal sleep in peace if I did not make to you from the tomb a confession. The confession of a crime, remorse for which has ruined my life. Yes, I committed a crime, a frightful, abominable crime. फिर स्टार्टिंग करते हैं पढ़ना. माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जो आत्मा है वो कभी भी चैन से, सुख से, शांति से सो नहीं पाएगी अगर मैं तुमसे एक अपने गुनाह का कबूलनामा ना करूं तो. अगर मैं अपने गुनाहों के बारे में तुम्हारे सामने कन्फेशन ना करूं तो मेरी जो आत्मा है वो मौत के बाद भी चैन से, शांति से सो नहीं पाएगी. मैंने क्राइम किया था, मैंने एक क्राइम किया था, और ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही फ्राइटफुल, अबॉर्निबल क्राइम था वो, बहुत ही भयानक क्राइम था वो. क्या गुनाह था, उसी गुनाह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. I was 26 years old and I had just been called to the bar in Paris and was living the life of young men from the provinces who are stranded in his town without acquaintances, relatives or friends. मैं 26 साल का था, 26 year old, and I had just been called to the bar in Paris. और मुझे अभी अभी पेरिस के एक बार में नौकरी मिली थी. और मैं जैसे कि अदर यंग पर्सन्स जो कि अपने घर बार से दूर, अपने रिलेटिव से दूर रहा करते थे, ठीक वैसा ही मैं भी अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहा था. आई टुक अ स्वीट हार्ट. देयर आर बीइंग्स हु कैनॉट लिव अलोन. आई वॉज वन ऑफ दोज. Solitude fills me with horrible anguish, the solitude of my room beside my fire in the evening. I feel then as if I were alone on earth, alone but surrounded by ways, dangers, unknown and terrible things, and the partition that separates me from my neighbor whom I do not know, keeps me at as great a distance from him as the stars that I see through my window. A sort of fever pervades me, a fever of impatience and of fear, and the silence of the walls terrifies me. The silence of a room where one lives alone is so intense and so melancholy. It is not only a silence of the mind. When a piece of furniture cracks, a shudder goes through you, for you expect no noise in this melancholy abode. Okay, so this paragraphs will tell you, या फिर हम कह सकते हैं कि ये पैराग्राफ हमें ये बताएगा कि अब उस 26 साल के लड़के की लाइफ में क्या हुआ था. ठीक है, तो उसने क्या बताया कि आई टुक अ स्वीट हार्ट. इट मीन्स ही वॉज इन लव विथ अ गर्ल. उसे एक लड़की पसंद थी. और फिर आगे भी बताता है कि कोई मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अकेला रहना पसंद नहीं रहता, तो मैं भी उनमें से एक था. अकेलापन मुझे गुस्से से भर देता था. उसने बताया कि अकेलापन जो है मुझे गुस्से से भर देता. सॉलिट्यूड फिल्स मी विथ हॉरिबल एंग्विश. द सॉलिट्यूड ऑफ माई रूम बिसाइड माई फायर इन द इवनिंग. जब मैं अकेले अपने कमरे में आग के सामने बैठता था तो वो मुझे गुस्सा, एंग्विश, क्रोधित करता था. आई फील देन इज एज इफ आई वर अलोन ऑन अर्थ. फिर मुझे लगता था कि मैं इस पूरे दुनिया में, पूरी धरती पर अकेला हूँ. बट सराउंडेड बाई वेज, डेंजर्स. और चारों तरफ से एक भयानक से खतरे से मैं घिरा हुआ हूँ. अननोन एंड टेरेबल थिंग्स. कुछ ऐसी चीज़ों से जो अनजानी है, भयानक है, उनसे मैं घिरा हुआ हूँ. एंड द पार्टीशन दैट सेपरेट्स मी फ्रॉम माई नेबर whom I do not know, keeps me at as great a distance as from him as the stars. और एक मेरे और मेरे नेबर के बीच में एक पार्टीशन है. वो पार्टीशन हम दोनों को इतना दूर कर देता है कि ऐसा लगता है कि मैं किसी
मतलब वो दूरी कुछ ऐसी है कि जैसे मैं और तारे के बीच की जो दूरी है, इट मीन्स इनफाइनाइट डिस्टेंस है। मतलब ये है कि मैंने कभी भी अपने नेबर से बात तक नहीं की, मैं उसको जानता ही नहीं हूँ। ठीक है। इसके बाद फिर है अ शॉट ऑफ फीवर प्रिवेट्स मी, अ फीवर ऑफ इम्पेशेंस एंड ऑफ फियर, एंड द साइलेंस ऑफ द वर्ल्ड टेरिफाइज मी। मतलब इन सारी बातों को सोच करके मुझको बुखार हो जाता था। बुखार ऐसा डर के मारे, घबराहट के मारे। ठीक है। एंड द साइलेंस ऑफ द वर्ल्ड टेरिफाइज मी, और जो दीवालों की शांति थी, जो कमरे की शांति थी, वो मुझे डराती थी। द साइलेंस ऑफ अ रूम वेयर वन लिव्स अलोन इज सो इंटेंस एंड सो मेलनकॉली। कोई भी इंसान जब किसी खाली कमरे में, अकेले कमरे में रहता है, तो उस कमरे की जो शांति होती है वो उसे डराती है, बहुत ही भयानक लगती है। इट इज़ नॉट ओनली अ साइलेंस ऑफ द माइंड, वो केवल दिमाग की शांति नहीं होती है। व्हेन अ पीस ऑफ फर्नीचर क्रैक्स अ शटर गोज थ्रू यू, फॉर यू एक्सपेक्ट नो नॉइज इन दिस मेलनकॉली बोर्ड। जब भी कोई एक फर्नीचर की भी आवाज़ अगर आती है, टूटने की भी अगर आवाज़ आ जाए, तो आप उस आवाज़ से भी डर जाते हैं, क्योंकि आप एक एक्सपेक्टेशन करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस कमरे से कोई भी आवाज़ नहीं आ सकती, क्योंकि इस कमरे में कोई भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आज मैंने आपको किया है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पेज को मैं आपको कल के वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। दिस पेज कंटेन्स अ लॉट ऑफ पेजेस विच विल बी कवर्ड इन 2 or 3 days. सो केयरफुली be attentive every day and carefully listen these videos for the better explanation of this chapter. Okay, okay students, so thank you very much, have a nice day.